नमस्कार। आज हम व्याकरण के अध्ययन की श्रृंखला में समास का अध्ययन करेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात समास का मतलब है संक्षेप में लिखना। जैसे किसी भी एक नए शब्द को बनाने के लिए हम कई तरह से उसका निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा तथा संधि के द्वारा। तो समास किसी भी नए शब्द को बनाने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे नील गाय, नीले रंग की गाय। यहाँ पर चार पद हैं, नीले, रंग, की और गाय। इन चारों पदों से जब हमने समास के द्वारा एक नए शब्द का निर्माण किया तो वो बना नील गाय। इस प्रकार से नील गाय जो है वो संक्षेप में चार पदों को मिलकर बनाया हुआ एक नया शब्द बना। तो नील गाय क्या हो गया? समस्त पद। समास का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। पहला, समस्त पद क्या होता है। दूसरा, समास विग्रह क्या है। तीसरा, पूर्व पद किसे कहते हैं। और चौथा, उत्तर पद किसे कहते हैं। किसी भी समास को समझने से पहले हमें इन चारों विषयों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम इसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। समस्त पद का मतलब है कि हम जब कई पदों से मिलाकर एक नए शब्द का जो निर्माण करते हैं, वो जो एक शब्द होता है वो समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह, जब हम उसी समस्त पद को तोड़कर लिखते हैं तो वो बन जाता है समास विग्रह। पूर्व पद, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, पूर्व माने पहला, तो जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। और उत्तर माने बाद वाला, और जो बाद का पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। अब इसी उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि इसमें समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। जैसे शब्द है नील गाय, तो नील गाय में समस्त पद क्या होगा? नील गाय। ये पूरा मिलाकर क्योंकि बनाया गया है तो नील गाय जो होगा वो समस्त पद होगा। और हमने इसका जो विग्रह किया है, नीले रंग की गाय, तो इसका समास विग्रह क्या हो गया? पूरा जब हमने तोड़ कर लिखा तो वो हो गया नीले रंग की गाय। तो हम इसको समास विग्रह कहेंगे। अब ये जो नील गाय है इसमें दो पद हैं, एक नील और दूसरा गाय। तो पहले कौन सा पद आ रहा है? नील, इसलिए पूर्व पद क्या हो जाएगा? नील। और बाद में कौन सा पद आया? गाय, इसलिए उत्तर पद कौन सा कहलाएगा? गाय। इस प्रकार से किसी भी समास के बारे में जानने से पहले हमें इन चारों विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इन हर समास का अलग से अध्ययन करेंगे। पहला समास है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा आदि। मतलब इस समास को पहचानने के लिए ये पहचान है कि इसका जो पहला पद होता है वो ज्यादातर उपसर्ग का ही प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो जिस भी शब्द में आपको पहले उपसर्ग दिखाई दे तो वो समास आपका अव्ययीभाव समास होगा। जैसे उदाहरण के लिए आजन्म, जन्म पर्यंत, तो आपने इस समस्त पद में देखा पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है। यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन,
दिन दिन या हर दिन। तो ये जो अव्ययीभाव समास है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस समास का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और पूरा पद मिलकर के अव्यय होता है, इसलिए ये समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जो दो पद होते हैं उनमें से जो बाद वाला पद है वही इस समास में प्रधानता प्राप्त किए हुए होता है। समस्त पद बनाते समय कारक विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, अर्थात जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक विभक्ति चिन्ह उसमें कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष जो 6 कारक बचते हैं उनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये जो 6 कारक हैं, इन कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो विग्रह करते समय हम इन कारक चिन्हों के विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसे समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम विद्यालय कहते हैं तो विद्यालय कहते ही हमारे सामने जो छवि बनती है वो एक स्कूल की बनती है, विद्या की नहीं। तो उत्तर पद इसका क्या है? आलय। तो हमारे सामने विद्यालय शब्द कहते ही विद्यालय की छवि बनेगी, विद्या की नहीं। इसलिए ये समास जो होगा इसमें उत्तर पद प्रधान है और ये तत्पुरुष समास होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्या के लिए आलय। यहाँ पर हमने विग्रह करते समय संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राजपुत्र। तो जैसे ही हम राजपुत्र कहेंगे तो हमारे सामने जो छवि बनेगी वो राजा के पुत्र की बनेगी, मतलब राजकुमार की बनेगी, पहले पद राजा की नहीं। तो यहाँ पर उत्तर पद ही प्रधान हुआ और समास का विग्रह करके शब्द बनेगा राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि इनमें उत्तर पद ही प्रधान है और विग्रह करते समय हमने विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया है। जन्मांध, जन्म से अंधा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यदि हम घुड़सवार कहते हैं तो हमारे सामने जो एक छवि बनेगी वो घोड़े की नहीं बनेगी, बल्कि एक घुड़सवार की छवि हमारे सामने आएगी। तो इसमें सवार जो उत्तर पद है वो ही प्रधान होगा और समास का नाम तत्पुरुष समास ही होगा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। इस समास में देखने की बात है कि जो शब्द होता है उस शब्द में जो पहला पद होता है उसमें किसी संख्या का प्रयोग होता है, मतलब दूसरा पद जो है वो पहले वाला पद की जो है वो विशेषता बता रहा होता है। पहला वाला पद संख्या होगा और वो दूसरे पद की विशेषता जो है वो बताएगा। और जब हम विग्रह करते हैं तो हम समूह का प्रयोग करते हैं या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे लोक से पहले त्रि लगा हुआ है, त्रि मतलब 3, तो ये 3 संख्या है और ये क्या है? विशेषण भी है। तो लोक की विशेषता बता रहा है कि वो लोक कितने हैं? 3। तो विग्रह करने पर हम इसको करेंगे 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। यहाँ पर भी हमने देखा रात्रि से पहले नव शब्द का प्रयोग हो रहा है और ये नव का मतलब होता है 9। तो जिस भी समस्त पद में आपको गिनती दिखाई देती है वो समास द्विगु समास कहा
जाता है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। तो यहाँ पर हर उदाहरण में हमको गिनती जो है वो दिखाई दे रही है। तो जिस भी शब्द में आपको गिनती दिखाई दे वो वहां पर द्विगु समास होता है, और विग्रह करने पर हम उसमें समाहार या समूह शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यही इस द्विगु समास की पहचान है कि इसमें संख्या का बोध होता है। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब तक आपने पढ़ा अव्ययभाव समास में उत्तर पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद ही प्रधान था। लेकिन ये जो समास है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और विग्रह करने पर हम दोनों पदों के बीच में और या का प्रयोग करते हैं। इस समास के नाम से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है जो दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उसे द्वंद्व कहा जाता है। तो इस समास में भी दोनों ही जो पद होते हैं वो एक बराबर होते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस समास को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें दो पद होंगे और दोनों ही पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में अधिकांशतः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, लेकिन ये इसकी कोई पहचान नहीं है। कुछ लोग इस समास को इस प्रकार से समझते हैं कि जहां हम दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह देखेंगे वो समास द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन ये इसकी बिल्कुल भी पहचान नहीं है। इसमें दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं। उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे, जैसे है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इस दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह ही लगा हुआ होगा। अनेकों बार ऐसे शब्द आते हैं, अनेकों शब्द हमारे सामने ऐसे आएंगे जिनमें कि हम योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन समास जो होता है वो द्वंद्व समास ही होता है। सीता राम, अब यहाँ पर दो पद हैं, सीता और राम। दोनों ही पद जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये समास जो हो जाएगा, इसमें दोनों पद प्रधान हुए और समास विग्रह होगा सीता और राम। बाप दादा, अब आप ये शब्द देखिए, इसमें इन दोनों शब्दों के बीच में कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो दो पद हैं, एक है बाप और दूसरा दादा, दोनों ही पद बराबर हैं। इसलिए जब हम विग्रह करेंगे तो इन दोनों पदों के बीच में और योजक का प्रयोग कर देंगे और समास जो होगा वो द्वंद्व समास ही होगा। तो विग्रह करने पर बनेगा बाप और दादा। खरा खोटा, अब हमने देखा ये दो पद हैं और दोनों पद जो है वो एक दूसरे के विलोम है। विग्रह हमने करा तो बना खरा और खोटा या खरा या खोटा। इस प्रकार से ये जो समास है, इसमें जो दोनों पद होते हैं या तो एक दूसरे के वो विलोम होंगे या एक दूसरे के वो पूरक होंगे, और दोनों ही पद जो है वो प्रधान पद कहलाएंगे। अगला समास हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, तथा विग्रह करने पर कोई एक नया शब्द जो है वो नहीं बनता है। ध्यान देने की बात है कि कर्मधारय जो समास होता है उसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष। विशेष यानी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। तो दोनों पदों में से एक विशेषण होता है और एक विशेष होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना हम कर रहे हैं, तो जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय होता है और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। तो इस समास में
यही मुख्य बात है देखने की कि जो दो पद होते हैं, दोनों पद में या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय और उपमान का संबंध होगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर मुख जो है वो क्या है, वो उपमेय है और उस मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, इसलिए हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। तो एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जा रही है, तो दोनों ही पद जो है उनमें उपमेय और उपमान का संबंध है, तो ये समास कर्मधारय समास हो जाएगा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर चरण जो है उनको क्या माना जा रहा है, कमल के समान माना जा रहा है, तो एक की तुलना दूसरी चीज से की जा रही है, तो यहाँ पर समास जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गगन, नीला है जो गगन, अब यहाँ पर गगन क्या है, ये है विशेष और इसकी विशेषण क्या है, नीला, तो नीला जो है वो विशेषण किसका है, गगन का, तो जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन। तो इस तरीके से ये जो समास है उनके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अगला समास हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है, अर्थात इस पद में दोनों पदों में से ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि एक अन्य ही पद जो है वो प्रधान होता है, और जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आता है। इस समास के अंतर्गत जब शब्द का विग्रह करते हैं तो एक कोई नया शब्द बनता है या एक नया नाम हमारे सामने आता है, तो इस तरीके का समास जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस समास में बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका विग्रह हम कर्मधारय समास की तरह से और द्विगु समास की तरह से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम विग्रह करेंगे समास का नाम वही जाना जाएगा। इसमें कर्मधारय की समास की तरह पहला पद विशेषण नहीं होता है और ना ही द्विगु समास की तरह विग्रह करने पर बाद में समूह या समाहार का बोध होता है। उदाहरण के लिए पहला शब्द है त्रिनेत्र, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नेत्र से पहले त्रि लगा हुआ है अर्थात तीन, तो हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हम इसका विग्रह किस तरह से करें, द्विगु समास की तरह या बहुव्रीहि समास की तरह। तो यहाँ पर जो त्रिनेत्र है वो उसका कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आ रहा है, जैसे तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र केवल शिव जी के हैं, तो एक तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आया शिव, इसलिए ये समास जो होगा वो बहुव्रीहि समास ही होगा। वीणा पाणी, वीणा है हाथों में जिसके अर्थात सरस्वती। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गज के हाथी के समान जिसका मुख है वो श्री गणेश, इसलिए समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने की गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आया कि गिरिधर श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो समास हुआ वो बहुव्रीहि समास हुआ। इस प्रकार से हमने 6 समास का अध्ययन किया। अब हम आगे जानते हैं कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है। जैसे पीतांबर, यह एक शब्द है,
अब इस समास को जब हम विग्रह करेंगे तो इस समास का विग्रह हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो समास वही माना जाएगा जिस तरीके से हम विग्रह करेंगे। तो पहला हम देखते हैं विग्रह, पीला है अंबर जिसका। अब इसमें पीला अंबर है जिसका कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो ये समास बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर जो पीला है वो अंबर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध है, तो ये समास कर्मधारय समास माना जाएगा। तो क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, हमने जब जिस तरीके से विग्रह किया, तो ये समास कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन हम इसका विग्रह यदि इस तरीके से करेंगे कि कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आए, तो वो समास बहुव्रीहि समास की श्रेणी में गिना जाएगा। बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। अब इन तीनों समास में हम किस तरीके से अंतर कर सकते हैं, उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। जैसे शब्द है हमारे पास चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज जो ये समस्त पद है हमारा, इसका विग्रह हम तीनों समास से जो है वो कर सकते हैं। तो समास वही पहचानने में आएगा जिस तरीके से हम विग्रह उसका कर रहे हैं। पहला विग्रह, चार भुजाओं का समूह, क्योंकि यहाँ पे चार जो है वो गिनती है और वो भुजाओं से पहले आ रहा है, तो वो विशेषण और विशेष का संबंध है। तो चार भुजाओं का समूह, ये विग्रह जब हम करेंगे तो वो समास द्विगु समास होगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह इस तरीके से करेंगे, चार हैं जो भुजाएं, क्योंकि भुजाओं की विशेषता है वो चार, तो यहां पर हम यदि विग्रह करते हैं चार हैं जो भुजाएं, तो वो समास कर्मधारय समास माना जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तीसरी तरीके से हम विग्रह इसका कर सकते हैं, चार है भुजाएं जिसकी, मतलब भुजाएं मतलब हाथ, कि जिसके चार हाथ हैं वो कौन है, मतलब भगवान विष्णु या कोई भी भगवान जो है जिनकी चार भुजाएं हैं। तो कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आ रहा है, तो ये समास जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से हमने जाना कि एक समस्त पद जो है वो कितनी तरीके से हम उसका विग्रह जो है वो कर सकते हैं। लेकिन समास जो पहचानने में आएगा वो वही समास पहचाना जाएगा जिस तरीके से हमने उसका विग्रह किया है, या प्रश्न पत्र में जिस तरीके से विग्रह दिया हुआ है वही समास हम पहचान करके लिखेंगे। अब हम कुछ अभ्यास के तौर पर शब्द देखते हैं, जिससे हमारा जो है वो अभ्यास पूरी तरीके से हो जाए और हमने जो पढ़ा है समास वो हमारे रिवाइज हो जाए। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। अब हमने यहाँ पर देखा है यथा जो है वो एक उपसर्ग है, तो इच्छा से पहले आ रहा है। और जब हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि जिस समास में उपसर्ग पहले आ रहा हो वो समास काफी हद तक अव्ययीभाव समास ही विग्रह होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए ये समास तत्पुरुष समास होगा। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म, तो ये दो पदों से शीत और उष्ण, उन दोनों पदों को हमने मिला दिया तो समस्त पद बन गया शीतोष्ण। तो विग्रह होगा शीत या उष्ण, द्वंद्व समास होगा। मयूर वाहन, मयूर माने मोर, तो मयूर है वाहन जिसका, मतलब मोर जिसका वाहन है वो, तो मोर किसका वाहन है, कार्तिकेय का, इसलिए ये समास जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आ रहा है। कृष्णार्जुन, अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन ये दो पद जो है वो एक साथ मिल गए हैं, तो हम इसका विग्रह कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे और शब्द का प्रयोग करके। कृष्ण और
अर्जुन। तो और शब्द का हमने प्रयोग किया तो ये समास बन जाएगा द्वंद्व समास। पंचामृत, अब हमने यहां पर देखा गिनती आ गई है, तो हमारे तुरंत ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जब गिनती आ गई है तो हम विग्रह करने पर क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? समूह या समाहार। तो पंच माने 5 और अमृत, तो 5 अमृतों का समाहार। समास क्या बन जाएगा? द्विगु समास। महर्षि, महान है जो ऋषि। अब ये महान क्या है? विशेषण है ऋषि का, तो इसलिए जब विशेषण और विशेष का संबंध दिखाई दे रहा है तो ये समास हो जाएगा कर्मधारय समास। दो राहा, दो राहों का समाहार या दो राहों का समूह, समास द्विगु समास, क्योंकि यहां पर गिनती आ रही है। प्रतिदिन, अब यहाँ पर प्रति उपसर्ग आ गया, और हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग जिसमें आता है वो समास कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल, अव्ययी भाव समास। तो विग्रह कैसे हो जाएगा? दिन दिन या हर दिन। रामचरित, राम का चरित, ये समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा हम अभ्यास करेंगे। बहुविकल्पी माने एमसीक्यू। निम्नलिखित समस्त पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण चुनिए। नील गगन, प्रत्यक्ष या मतदान। तो इन तीनों में से कौन सा समास जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। अब हम हर शब्द को देखेंगे। पहला शब्द है नील गगन, तो नीला आकाश, तो ये जो नीला है वो विशेषण हो रहा है। तो कौन सा समास ऐसे है जिसमें कि पहला पद विशेषण होता है? तो तुरंत हमारे दिमाग में जो है ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा समास ही कर्मधारय समास होता है। तो उत्तर क्या हो गया इसका? नील गगन। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो संख्यावाचक जो पद होता है पहला, वो किस में होता है? द्विगु समास में। इसलिए समास इसमें से सही उत्तर क्या होगा? द्विगु समास। किस समास का पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई विशेषण नहीं होता है पहला पद, उसका तो तीसरा ही अर्थ निकलता है, इसलिए ये उत्तर सही नहीं हो सकता। दूसरा उत्तर इसमें क्या दिया हुआ है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पद जो है वो अव्यय होता है, विशेषण नहीं होता। और मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो उपसर्ग जो है वो लगाया जाता है, तो ये भी विशेषण नहीं होता, इसलिए ये दोनों ही आंसर गलत होंगे। सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास, क्योंकि इसी समास में पहला पद विशेषण का होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध दोनों पदों में होता है, इसलिए सही उत्तर कर्मधारय समास ही होगा। कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रधान है जो अध्यापक, इसका समस्त पद क्या बनेगा? प्रधानाध्यापक, प्रधान अध्यापक या प्रधानाध्यापक। तो हम देखेंगे कि पहला वाला जो पद है प्रधानाध्यापक, दूसरा है प्रधान अध्यापक। हमने इसमें दोनों पदों को अलग कर दिया, लेकिन समास तो वैसे ही क्या होता है? संक्षेप में लिखना। तो ये नहीं हो सकता, इसका जो सही आंसर होगा वो प्रधानाध्यापक। ठीक है, इसमें संधि करके प्रधान और अध्यापक की हमने संधि करी और संधि करके शब्द हमारे सामने आ गया प्रधानाध्यापक। तो प्रधान है जो अध्यापक का, सही समस्त पद जो बनेगा वो प्रधानाध्यापक ही बनेगा। तीन फलों का समाहार, इस समस्त पद क्या होगा? इसका बन गए त्रिफला, त्रिफला और तिरफला। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? त्रिफला। भरपूर समस्त पद का सामासिक विग्रह है। भरा हुआ है जो कर्मधारय समास, भरने वाला बहुव्रीहि समास,
पूरी तरह भरा हुआ अव्ययीभाव समास। तो अब हम यहाँ पर फिर से पुराने पढ़े हुए समासों को रिकॉल करेंगे। आपने पढ़ा था कि अव्ययीभाव जो समास होता है उसमें पहला जो पद होता है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे भर जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इस समास को अव्ययीभाव समास ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा पूरी तरह भरा हुआ अव्ययीभाव समास। तुलसीकृत का सही समास व समास विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा रचित तत्पुरुष समास, तुलसी के लिए रचित तत्पुरुष समास, या तुलसी में रचित तत्पुरुष समास। तो हम इसको देखेंगे। तुलसीकृत माने जो तुलसी ने रचा हो। तुलसी कौन है? कवि तुलसीदास। तो क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तुलसी के लिए नहीं रचित होगा, कवि तुलसी के द्वारा जो रचित है वो तुलसीकृत होगा। तो इसका सही आंसर होगा तुलसी द्वारा रचित तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमने आज समास का अध्ययन किया। आशा है आपको जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अगले विषय के साथ हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।